हेलो, नमस्ते, मैं हूँ विवेक राजपूत और मैं आप सभी शिक्षा प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव माहौल में। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में सभी लोगों से वादा किया था कि मैं जो एमपीपीएससी प्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कमीशन है, सांविधिक या संवैधानिक संस्थाएं अगर हिंदी में बोले तो वो आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं बिल्कुल पेशे खिदमत हूँ आपके सामने लेकर ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखें, एक बार मौका तो दें मुझे पढ़ाने का, है ना। तो आज चलो बिना किसी देरी करे हुए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आयोग का टॉपिक, यानी कमीशंस जो पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहला कमीशन हमारा आयोग पढ़ेंगे, वो है भारत निर्वाचन आयोग। तो चलिए फिर देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आयोग दैट इज भारत निर्वाचन आयोग, इसका लोगो आप देख पा रहे होंगे। तो इसकी स्थापना अगर बात करें, स्टैब्लिशमेंट पूछ सकते हैं पेपर में, तो जरूर याद करें 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और अगर संविधान में बात करें, जैसे मैंने बोला, हाँ, एक चीज और याद रखें, इसमें भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जिस कमीशन का उल्लेख संविधान में होता है तो वो एक संवैधानिक आयोग है। अगर पेपर में अगर पूछा जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है, तो आपको लगाना है संवैधानिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। तो कौन से चैप्टर में, संविधान के कौन से चैप्टर में इसका उल्लेख है, तो इसका उल्लेख है भाग 15 में। का कौन से अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक इसका उल्लेख है, तो वो है 324 से लेके 329 तक। इनके बारे में भी डिटेल में आगे बताऊंगा आगे की स्लाइड में, तो आप इसको याद रखें। भाग 15 में 324 अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक का निर्वाचन संबंधित जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो भी वोटिंग राइट्स, वोट, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन संबंधित, वो इन अनुच्छेदों के अंतर्गत आती हैं, है ना। और अगर अनुच्छेद 324 की बात करें तो ये उसके तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जैसा कि मैंने बताया, है ना। स्वतंत्र का मतलब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी सरकार या किसी प्रकार की कोई सरकार या न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसमें हस्तक्षेप, इनके डिसीजंस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है ना, समझ में आई बात। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, क्योंकि देखिए, जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष निर्वाचन की महती अनिवार्यता से भलीभांति परिचित थे, आप इस बारे में जानते होंगे। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में एक निर्वाचन आयोग की स्थापना करी गई, कि भारत में एक निष्पक्ष, समझ रहे हैं आप, निष्पक्ष वोट हो सके, वोटिंग हो सके, है ना। राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, समझ में आ रही बात, है ना। राजनीतिक न्याय की स्थापना किस प्रकार होगी, अगर निष्पक्ष क्या होगा, निष्पक्ष निर्वाचन होगा, तो निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेंबर्स की, कि इस आयोग में कितने मेंबर्स हैं। तो अभी वर्तमान में इस आयोग में 3 मेंबर्स हैं, 3 सदस्य हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, और उसके अंडर में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त काम करते हैं। तो इस प्रकार इस आयोग में वर्तमान स्थिति में 3 सदस्य हैं। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी, इस आयोग की स्थापना हुई थी, तो कंडीशन, स्थिति अलग थी। यह आयोग केवल 1 सदस्य हुआ करता था, मतलब इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही था। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया, तो काम की अधिकता भी बढ़ती गई, है ना। काम की अधिकता के कारण जो सारी जिम्मेदारी थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर आ जाती थी, और वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाते थे। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिया गया कि इस आयोग में हम 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त कर देंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर से 1990 में फिर से उन 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया, और आयोग को फिर से 1 सदस्य बना दिया गया था, कब, 1990 में। लेकिन फिर किसी कारणवश अक्टूबर 1993 में फिर से जो पद समाप्त किए गए थे 2 निर्वाचन आयुक्तों के, उनको फिर से लाया गया और इसमें इंक्लूड किया गया। और तब से, मतलब अक्टूबर 1993 से लेकर अब तक यह आयोग 3 सदस्यीय आयोग है, मतलब इसमें 3 मेंबर्स हैं, है ना, वर्तमान स्थिति में भी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना के दौरान इसमें कितने सदस्य थे, तो आपको लिखना सिर्फ 1 सदस्य इसमें
था। और एक बात और, इन सभी आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, मतलब कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है ना। सभी जो निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, या तो मतलब उस निर्णय में सभी राजी हों तब वो निर्णय लिए जाएंगे, या तो बहुमत के आधार पर, मतलब 3 में से अगर 2 राजी हों तो भी उन निर्णय को लेने का प्रावधान आयोग के द्वारा किया जाता है, सॉरी संविधान के द्वारा किया गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जो निर्णय ले लिया वही निर्णय पर चलना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो सर्वसम्मति के आधार पर या बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तब हम बात करते हैं नियुक्ति की। हमने सदस्यों की बात करी, अब हम ये जान लेते हैं कि इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 324 की उपधारा 2 में साफ साफ कहा गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी जो नियुक्ति है संसद द्वारा इस हेतु बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो आप तो इतना याद रखें, अनुच्छेद 324 की उपधारा 2 में ये अनुच्छेद जरूर याद कर लें। इसमें नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है सदस्यों की? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और हाँ, प्रधानमंत्री परामर्श दे सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि उन्हें मानना है कि नहीं मानना। प्रधानमंत्री रिकमेंड कर सकता है, ठीक है ना। और जो क्षेत्रीय आयुक्त होते हैं, मतलब जो प्रदेश स्तर के आयुक्त होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त रिकमेंड करता है। किसको रिकमेंड करता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। और अगर बात करें इनकी योग्यता की, तो इनकी योग्यता के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। मतलब ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि भाई इनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ये डिग्री होना चाहिए, या ये ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ संविधान में आयुक्तों की योग्यता के संबंध में कुछ नहीं दिया गया। तो चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कार्यकाल एवं सेवा शर्तों के बारे में। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो लगभग 6 वर्ष का होता है, देखता हूँ 6 वर्ष का होता है। या अगर 6 वर्ष से पहले अगर वो 65 वर्ष की आयु अगर पूरी कर लेता है तब तक ही वो सेवा पर बना रह सकता है। इसका मतलब ये है कि या 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए। और यही सेम टू सेम शर्त अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी है। तो आप ये जरूर याद रखें, है ना। और इससे पहले अगर वो सेवा से अपने आप को हटाना चाहता है तो वो त्याग पत्र देकर भी सेवा से हट सकता है ना। और उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 6 वर्ष कह दिया एक बार तो पत्थर की लकीर बन गई। 6 वर्ष के पहले भी अगर वो किसी कदाचार में सम्मिलित होता है या कोई भ्रष्टाचार करता है वो, तो उससे तो सेवा से पहले उसको अपने कार्यकाल से पहले भी, निर्धारित जो कार्यकाल है उससे पहले भी उसको सेवा से हटाया जा सकता है। और हाँ, चुनाव आयुक्त का जो वेतन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेतन और सम्मान जो होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान होगा। तो समझ रहे हैं कितना बड़ा व्यक्ति होता है ना। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए अगली साइड पर हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निर्वाचन संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी अनुच्छेद इस संबंध में, आयोग के संबंध में आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये संविधान के चैप्टर 15 मतलब भाग 15 का हिस्सा है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329। तो चलिए बारी बारी से हम इसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 324 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 324 कहता है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति जो है वो निर्वाचन आयोग में निहित है। मतलब आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग की शक्ति के बारे में बताता है। कौन शक्ति है निर्वाचन आयोग के पास? कि वो किसी भी इलेक्शन पर अपना अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण मतलब कंट्रोल कर सकता है। तो आर्टिकल 324 समझ में आया होगा। उसके बाद आर्टिकल 325 की बात करें। आर्टिकल 325 बहुत बेहतरीन है। धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर ये नहीं कह सकते कि आप फलाने धर्म के हो या फलानी जाति के हो, इसलिए हम आपका वोटिंग लिस्ट में नाम सम्मिलित नहीं करेंगे। ये गलत है। आप उसको अपात्र धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर अपात्र उसको नहीं बोल सकते, है ना। उसका भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है, वोटिंग लिस्ट में शामिल होने के लिए। तो ये आर्टिकल 325 हमें कहती है। अब बात करेंगे आर्टिकल 326 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये।
पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है वयस्क मताधिकार से रिलेटेड। और आपको पता ही होगा वयस्क मताधिकार क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि 18 या 18 से ऊपर की आयु के भारत के नागरिकों को वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार है। तो जो वयस्क मताधिकार है वो इस बारे में आपको बताता है। तो इसमें क्या कहा गया आर्टिकल 326 में देखते हैं, तो जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचन है, इलेक्शन होंगे, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 18 से कम आयु का बच्चा है कोई वोट डाल दे, ऐसा इसमें बिल्कुल उनको 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको अधिकार नहीं है वोट डालने का। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आर्टिकल 326 क्या कह रहा है। तो अब हम बात, और हाँ एक बात और, अगर हम बात करें जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, उस समय में जो एज थी वोट डालने की, वो आप ध्यान रखें, जो जब गठन हुआ था इसका, वो थी 21 वर्ष, है ना। लेकिन 1989 में 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ और उसके जरिए लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में वोट डालने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। और ये कौन सी समिति ने सिफारिश करी थी कि जो आयु है वोट डालने की वो 18 वर्ष होनी चाहिए, वो करी थी तारकुंडे समिति ने। तो आप ये बात भी ध्यान रखें। तो ये कब हुआ था, 1989 को 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो वोट डालने का अधिकार दिया गया था वो 18 साल के नागरिक को दिया गया था। इससे पहले कितनी थी, 21 वर्ष। समझ में आ रही है बात। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 327 के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 327 क्या कहता है, सॉरी, आर्टिकल 327 कहता है कि जो विधानमंडल के जो निर्वाचन है, विधानसभाओं के जो निर्वाचन है, उसके संबंध में जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। उसके बाद आर्टिकल 328 में भी दिया है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में, मतलब राज्य के विधानमंडल के लिए, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए भी जो निर्वाचन के संबंध में शर्तें, मतलब सॉरी, निर्वाचन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति उस विधानमंडल की है। ठीक है, तो यहाँ पर दो शक्तियों के बारे में बात की। एक तो आर्टिकल 327 में संसद की शक्ति नियम बनाने की, इसके संबंध में, विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में। और आर्टिकल 328 में उस विधानमंडल की शक्ति, मतलब जैसे कि एमपी में अगर चुनाव होने तो एमपी विधानसभा को भी हक है कि निर्वाचन संबंध में जो है नियम बना सकते हैं। समझ में आ रही बात। अब बात करेंगे आर्टिकल 329 की। तो आर्टिकल 329 क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब निर्वाचन संबंधी, मतलब इलेक्शन संबंधी जो मामले होंगे उसमें कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो आपने इस स्लाइड के माध्यम से आर्टिकल को पहचाना। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 324 में किसकी शक्ति बताई गई है, ये बताई गई है निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की शक्ति बताई गई है। 325 में क्या बताया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर नाम मना नहीं कर सकते वोटिंग लिस्ट में नाम सम्मिलित करने से। 326 में बताया गया वयस्क मताधिकार, ये भी आप ध्यान रखें। 327 बताया गया है कि संसद की शक्ति, निर्वाचन संबंधी उपबंध के करने के लिए संसद की शक्ति। 328 में बताया गया है कि उस संबंधित विधानमंडल की शक्ति। ठीक है, और 329 में बताया गया है कि न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं आपको ये पूरे अनुच्छेद बारी बारी से याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए फिर भी तो एक बार आप वीडियो पॉज करके याद कर सकते हैं, लेकिन याद जरूर करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे चुनाव सुधार से संबंधित कुछ समितियां, कुछ इंपॉर्टेंट समितियां। सभी समितियों को मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से समझें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली समिति चुनाव के संबंध में, वो है संथानम समिति। संथावन समिति के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हैं, सॉरी थे, वो है के संथानम। और ये कौन से वर्ष में आई थी ये समिति, ये आई थी 1962 में। और इसने क्या क्या सिफारिश की थी, इसने बहुत ही बेहतरीन सिफारिश की थी विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन सिफारिश की थी इसने। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो, मतलब जो भी नेता खड़ा हो रहा है इलेक्शन में उसको कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, मतलब किसी एक, या तो 8वीं कह लो या 10वीं कह लो या 12वीं कह लो, कम से कम शैक्षणिक योग्यता उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो वो लेकिन अभी तक नहीं मानी है, ये सिफारिश है ना। सिफारिश का मतलब ये नहीं कोई समिति सिफारिश दे रही तो उसको मान ही लिया जाए, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। ठीक है, तो ये सिफारिश नहीं मानी गई।
कौन सी सिफारिश थी? न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो प्रत्येक नेता के लिए जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट समिति, इस आयोग की सबसे इंपॉर्टेंट समिति तारकुंडे समिति की। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बीएम तारकुंडे, और ये जो आई थी तारकुंडे समिति आई थी वर्ष 1974 में, और 1974 में आई थी। तो इसने क्या बताया था, देखिए मैंने पहले पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ कि वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई। मतलब इस तारकुंडे समिति ने ही सिफारिश करी थी कि जो वोट डालने की जो आयु है, पहले 21 वर्ष थी जब इसकी स्थापना हुई थी, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी जाए। और ये कब करी थी? ये करी थी 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये भी आप याद करें, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो आयु थी वोटिंग वाली वो 18 वर्ष कर दी गई। और कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? वो की थी तारकुंडे समिति ने। अब हम बात करेंगे शकदर समिति की। तो शकदर समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे श्यामलाल शकदर, और ये आई थी 1981 में। और इसने सिफारिश दी थी कि मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य हो। इससे पहले 1981 से पहले जो है मतदाता के कोई परिचय पत्र नहीं होता था, तो इनने अनिवार्य कराई, तो ये सिफारिश भी मान ली गई थी। गोस्वामी समिति की बात करें तो दिनेश गोस्वामी इसके अध्यक्ष थे, और ये आई थी 1990 में। और हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति है चुनाव के नजरिए से भी, क्योंकि चुनाव में ये नई टेक्नोलॉजी लाए थे। उसे क्या कहते हैं? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो किसने सिफारिश की थी? गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी ईवीएम का प्रयोग होना चाहिए कायम इलेक्शन में। और क्या होना चाहिए? फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र। देखिए, मतदाता परिचय पत्र जो था वो शक्कर समिति की सिफारिश पे आया, लेकिन उसमें फोटो लगा, मतलब मतदाता पहचान पत्र में फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र की सिफारिश की थी गोस्वामी समिति ने। तो ये कंफ्यूज मत होइए इससे, है ना। अब हम बात करेंगे शेषन समिति की। तो शेषन समिति जो अध्यक्ष थे वो थे टी.एन. शेषन, और ये आई थी 1992 में, 1982 में। और इनने सिफारिश की थी कि कोई भी नेता या कोई भी चुनाव में उतर रहा है व्यक्ति, वो एक से अधिक क्षेत्रों पर चुनाव लड़ना से रोका जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक, जैसे कि अभी हो रहा है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, है ना। एक तो गुजरात से लड़े थे, गुजरात राज्य से, और एक यूपी से लड़े थे, वाराणसी सीट से। तो अभी भी ये चलता आ रहा है, तो इस सिफारिश को भी नहीं माना गया होगा ऑब्वियसली, है ना। तो इनने क्या बोला था सेशन समिति ने कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्रों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। इंद्रजीत समिति ने क्या बोला था? इंद्रजीत समिति आप देख लेते हैं। इंद्रजीत समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्त, और ये कब आई थी? वर्ष 1998 में। और इनने बोला था कि चुनाव व्यय हेतु, मतलब चुनाव के खर्च हेतु एक सार्वजनिक कोष का निर्माण हो, कि उसी से चुनाव का खर्च हो सके। तो ये इंद्रजीत समिति की सिफारिश है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, इसको भी आप अच्छे से याद करें। तो इन सिफारिशों में से कुछ बात मान ली गई और कुछ बात नहीं मानी गई, है ना। चलिए अगली साइड की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हम अन्य जानकारी की बात करेंगे इस चुनाव आयोग की, और इसका समापन करेंगे, है ना। तो देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये आपको बात याद होनी चाहिए, वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, बहुत सारे मैंने फैक्ट्स निकाले हैं इसमें से, क्योंकि एमपीपीएससी को आप जानते ही हैं प्रश्न पत्र कैसा बनाता है ना। और हाँ, दूसरे हैं भारत के ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जज भी रहे हैं। ऐसे कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट के जज भी रहे हैं? तो ऐसे कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इसके बारे में आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल कोर्ट है यूएन की, वहां पर जज रह चुके हैं ये, है ना, नागेंद्र सिंह। तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी साथ साथ रह चुके हैं। इसके अलावा भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वो थी वीएस रमा देवी। तो इनको भी आप याद करें। मैंने एमपीपीएससी के हिसाब से इसको छाटे हुए फैक्ट्स, है ना, इसलिए बता रहा हूँ कि एमपीपीएससी कोई भरोसा नहीं है। अब आगे आगे भारत के वर्तमान, अभी ये करंट की बात है ना, वर्तमान मुख्य निर्वाचन कौन है? सुशील चंद्रा। तो ठीक है, तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और इस वीडियो में मैंने पूरा भारत निर्वाचन आयुक्त पूरा बता दिया है। मतलब इसके बाद मैं श्योर हूँ इस बात से कि इससे बाहर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इसको बेधड़क होकर पढ़ लीजिए। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी ऐसे ही
कमीशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी वीडियो देखना तो ऐसे भी देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। भारत माता की जय।